अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फौजी हिरासत में ले लिया गया, लेकिन खबरें अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। नई से नई बातें जो है वो सामने आ रही हैं। आज पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जानिब से इस सिलसिले में रद्दमल भी सामने आया है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनरल फैज़ को हिरासत में लिए जाना ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये रिज़ल्ट कुछ लोगों के लिए हैरानकुन है, क्योंकि एक वक्त में जनरल फैज़ को इमरान खान साहब के बड़ा करीबी समझा जाता था और चंद लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद 9 मई की कड़ियाँ भी जो हैं वो जनरल फैज़ और इमरान खान साहब से जाके मिलती हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जो करना आप करें, या आप जानें और जनरल फैज़ जाने, क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान छूट जाएगी या मुश्किलात आसान हो जाएंगी? इस पर ज़रा तफसील से बैठ के बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो ISPR की प्रेस रिलीज़ ये बात कहती है अपने दूसरे पैराग्राफ में कि जनाब चंद ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिटायरमेंट के बाद की गई उनके हवाले से भी जो है इनके खिलाफ एक्शन होगा। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? सियासी नौयत की हो सकती हैं, अस्करी नौयत की हो सकती हैं। इस पर भी ज़रा तफसील से बैठ के बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा राना एहसान अफजल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, खान साहब ने ये जो बयान दिया है इसके बाद कुछ ताने बाने किस तरह मिलाए जा सकते हैं जनरल फैज़ के इमरान खान साहब के साथ? वो तो कह रहे हैं आप करें, जो एक्शन लेना है आप लें, वो तो फौज को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को यही बात कहनी चाहिए थी और मतलब वो आप ख़ुद तसव्वुर करें कि वो क्या कहते कि जी कि मेरे साथ 9 मई को जो एहतजाज का प्लान था, या इसके अलावा भी जो बातें बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। हो रही है किनके साथ? मतलब वो ये जनरल फैज़ जितने करीबी थे जी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद खान साहब कहेंगे बहुत गलत है, ये क्या तरीका है आपने उनको। हाँ नहीं, वो इमरान खान साहब के जितने भी इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये जो सारी बातें थी, ये वो जनरल बाजवा साहब को टारगेट किया करते थे। ये और बात है कि जब जनरल बाजवा साहब उनसे मिले और उन्होंने पूछा कि आप तो हमें मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ या नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ। तो वो बात जो है वो करने वाली कुछ और होती है, अमलन चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनको अपना डिफेंस तो यही लेना चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने उनको गिरफ़्तार किया है, पाकिस्तान की फ़ौज। अगर उनके पास सबूत हैं इस तरह के कि यानी वो 9 मई में या अपनी रिटायरमेंट के बाद वो कौन सी इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। ठीक है, 2 साल तक तो मेरा ख्याल है कि जो सरकारी मुलाजिम होता है या कोई ओहदेदार होता है उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वो किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होता या उसको इजाज़त नहीं होती। तो अगर ये उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि उनके ऊपर आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात लगती हैं, खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, तो फिर ये जो बोझ है केस साबित करने का, ये पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर है। ठीक है, मेरा ख्याल इमरान खान साहब पाकिस्तान की फ़ौज के मामलों में मददगार तो नहीं होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी एक इल्ज़ाम जो खान साहब के ऊपर ये भी लगता है कि जनाब इन्होंने माजी में भी बहुत से लोगों को डंप किया है और जब उनसे जान छुड़ाने की बात आई तो किए। जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। वो ये उनका जहांगीर तरीन साहब ढके छुपे अल्फाज में ये बात कहते रहे। मेरा ख्याल है कि देखें, ये हर सियासतदान इसी तरह ही करता है। अच्छा, कोई भी हाँ जी, ये आप पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग हैं जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर ताल्लुक तोड़ा तो तोड़ा। चौधरी निसार अली खान साहब आपके सामने, जब वो अगरचे उनका अपना फैसला था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या नवाज शरीफ साहब उनका जिक्र उस तरह से नहीं करते। और लेकिन इमरान खान साहब को इजाज़ ये है कि वो ज़रा ब्लंटली कर जाते हैं सारी बातें इस तरह की। ठीक, तो वैसे उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो इसी तरह का ही है। यू आर राइट कि माजिद खान से लेके तो जनरल फैज़ तक वो जिनके साथ रहे, जिनके वो हम क्या कहते हैं कि वो दरमियान से जब हवा भी नहीं गुजरती थी, वो वाला भी सीन हमने देखे हुए। अलीम खान साहब वाला वाक़या भी आपके नॉलेज में होगा और बड़ी मिसालें हैं इस तरह की। तो अब तो मामला मेरा ख्याल है कि शायद जान बचाने का भी है।
अच्छा, या इसलिए शायद वो डिफेंस तो अपना लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। राना साहब, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है ये आपके लिए सरप्राइजिंग है? क्योंकि मैं एक्चुअली हुकूमत के ख़ास तौर पे मामला के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक है, ये एक्शन तो शुरू हो गया है। मुझे ये लगता है, अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले इमरान साहब से भी बात कर रहा था कि ये एक्शन तो शुरू हो गया है, इसको आप लोगों ने मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। लेकिन मुझे आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक्चुअली इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आपने आज से चंद हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे थे आप लोग, और हमें आप लोगों ने पूरा सिग्नल दे दिया था जी तैयारी हो गई है, इत्तेहादियों से भी बात हो गई है, यूं करके एक रेफरेंस जाएगा, यूं करके सुप्रीम कोर्ट उसे प्रूव करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, हमारा केस बड़ा तगड़ा है। लेकिन वो कहाँ गई फाइलें, वो सब कुछ किधर गया, सब कुछ हवा में कहीं गायब हो गया। तो ये अब जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक तरीके से मिलिट्री ने इसके ऊपर एक तफसीली इंक्वायरी की और फिर ये फैसला हुआ कि आप जो है वो कोर्ट मार्शल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पर कोई सियासी जो है अमल दखल कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मिलिट्री का इंटरनल ये कह लें कि जो एहतसाब का मेकनिज़म है वो इन प्ले है, लेकिन ये बिल्कुल यानी कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISI लेवल के आदमी भी जो है वो भी एहतसाब से बालातर नहीं है। तो ये मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई आदमी भी जो है जो कानून को हाथ में लेता है या उसको मिसयूज करता है, ही इज़ नॉट अबव द लॉ। जहाँ तक आपने बात की, देखें ये तो हमने कहा कि अगर कंसेंसस इस पे कोalition पार्टनर्स पे डेवलप हो जाता है कि हमने जो है वो सबूत शवाहिद तो मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग का केस है, साइफर के मामलात हैं, फिर 9 मई के वाक़यात, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हुआ अभी तक। तो इस वजह से वो पेंडेंसी के अंदर है मामला, और अगर कंसेंसस ना हुआ तो बिल्कुल ये चीज़ फिर मूव फॉरवर्ड नहीं करेगी जो बैन वाली बात है। बाकी देखें, ये अभी चीज़ें अब जब ये कोर्ट मार्शल की तरफ जब बढ़ती हैं तो क्या शवाहिद निकलते हैं, किस तरीके से जो उनका कॉन्डक्ट है आफ्टर रिटायरमेंट वो और उसके अंदर क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, उसके मुताबिक ये फिर मामला चलेंगे। और अगर वो सियासत से भी लिंक्ड हुए तो फिर मेरे ख्याल से शायद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका फिर उधर रोल जो है वो बढ़ जाए। लेकिन ये तो फिर चीज़ें अभी टाइम बताएगा कि कैसे मैं इसलिए आपने इसको इंटरनल मामला आपने फौज का कहा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग द मूव स्टार्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब एप्लीकेशन तो वहां से स्टार्ट हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, तो इसलिए फाइल आपके यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि इस फाइल का बोझ आप बर्दाश्त कर पाएंगे? ये पंगा तो आपने ले लिया है, इस फाइल का जो बोझ आना है उसको आपने संभाल सकेंगे या नहीं? पहली दफा नहीं हो रहा। अगर आप वैसे बात करें तो मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल हैं बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते रहे हैं, और ये सिलसिला इंटरनल जो DGISI का है वो चलता जा रहा है। कौन सा DGISI है जो कोर्ट मार्शल हुआ है पहले? नहीं, वो तो मैंने पहले कहा कि ये इस लेवल पे कभी नहीं गया, और इट शोज कि वो लेवल जो है एहतसाब का किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है। अगर जहां भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत हुई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सपोर्ट की जरूरत हुई, बिल्कुल इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है शोएब शाहीन साहब, मैं ये सारी डेवलपमेंट जो हो रही है मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग था आज ये खान साहब के हवाले से जो पैगाम आया है कि जनाब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़, ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़। कुछ हैरानगी हुई इस बयान पे मुझे। आपको नहीं लगता कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप लोग सपोर्ट करेंगे? जनरल फैज़ बड़ा साथ दिया उन्होंने PTI का, इमरान खान साहब का, उनके हवाले से तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट से एक किस्म की कुटी हो गई, लड़ाई हो गई उनकी वजह से, तो यहाँ पे एकदम उनको छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप उठाएं, कुछ चीज़ें हैं जो परसेप्शन है या प्रिजम्पशन है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अप्रैल 2019 में फैज़ साहब और बाजवा साहब जब इनके साथ इनकी मुलाकात होती है या जहाँ भी ये खुफिया मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लो, और इनके दरमियान जो कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलता है, फिर जा कर के 22 में जा कर के वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो उनको फिर कामयाब कराया जाता है, और जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट भी आप सामने उठा के रख लें।
तो बात यह है कि हमने तो, बल्कि खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि ये जो परसेप्शन डेवलप की जा रही थी कि जी मैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने जा रहा था, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, मैंने कभी कंसीडर ही नहीं किया उनको। तो बात ये थी कि इस तरह की, मैं तो समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक खुश आइंद बात है टू दी एक्सटेंट कि कहीं ना कहीं कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक टॉप लेवल से सिलसिला शुरू तो हुआ, ये अच्छी बात है। मगर बात यह है कि अगर वाकई आपने अकाउंटेबिलिटी करनी थी या करनी है तो ये 2017 का वाक़या है और पूरे मीडिया ने बताया था कि जी किन के कहने पे मुइज़ खान के ख़िलाफ़ ये एक्शन हुआ, तो आपको उसी वक्त कर लेनी चाहिए थी। 7 साल लगे इस इशू को रिजॉल्व करने में। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, उसमें बाई नेम लिखा। सुने, नहीं हमारी हुकूमत नहीं थी भाई, अब आपकी हुकूमत के ज़माने में ये सब कुछ हुआ और आपके जो विटनेसेस थे वो आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फाइंडिंग्स में जाकर कहा जी कुछ नहीं हुआ। अभी आप जो फाइंडिंग्स आपने बनाई हैं वो आपके सामने, आपने उनको क्लीन चिट दी है। ये जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का मामला आपकी हुकूमत में था ना भाई, आपकी हुकूमत में लोगों को उठाया जा रहा था, उनका रगड़ा निकाला जा रहा था, वज़ीर आज़म भाई 2017 का वाक़या है, क्या हो गया है राना साहब? 2017 में हमारी फैजाबाद की बात कर रहे हैं, मैं तो वो जो जिसके लिए वो अभी अकाउंटेबिलिटी हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फैजाबाद वाला वाक़या भी उस जमाने में था और सर वो उस जमाने में था, ये जो जिसके लिए अभी पकड़े गए वो आपकी हुकूमत में था, जिस पे आपने कुछ नहीं किया, आप सोए हुए थे। ये भी आपके जमाने में था सर, ये भी आपके जमाने में था, लेकिन छोड़े ये आप भी नहीं कर रहे ना हम कर रहे थे। ये जिसने सुन लेना राना साहब, बीच में ना बोले, आप लिख लें अपने पॉइंट। देखें, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इदारा करता है। आपकी गवर्नमेंट है, आप किसी जज के खिलाफ तो आप एक्शन नहीं लेंगे, कोई यूनिफॉर्म पर्सन के खिलाफ तो आप एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, बतौर सिविलियन, आज वो सिविलियन है, सिविलियन के तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट का जो इशू आया है वो फौज को उनके खिलाफ एक्शन लेने का कानूनी तौर पर अख्तियार नहीं है। ये अलग बात है कि उनका ये पर्सनल इशू है, वो उसको टेकअप करते हैं नहीं करते हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात साहब, एक मिनट, ये जो भी आपने जो आपने बात कही कि कानूनी तौर पे पोस्ट रिटायरमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, चंद ऐसी चीजें हैं जिस पे एक्शन हो सकता है। बगावत के जुमरे में अगर चीजें आती हैं उस पर हो सकता है। अगर आप स्टेट सीक्रेट्स या कोई ऐसी चीज अगर आपको मालूमात आपके पास हैं वो अगर आप शेयर करते हैं तो फिर उसके बाद भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। असद दुरानी साहब की एग्जांपल आपके सामने है, जब किताब उन्होंने लिखी थी तो इवन दो वो सिविलियन थे, एक्शन हुआ था उनके खिलाफ। देखें, 2 अलग अलग चैप्टर हैं। एक है सिविलियन के खिलाफ भी क्या आर्मी एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है या नहीं, वो मैटर सब जुडिस है बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर चुकी है कि आप सिविलियन के खिलाफ नहीं कर सकते, स्टे हुआ है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। लेकिन बतौर यूनिफॉर्म पर्सन अगर उन्होंने कुछ किया है, आपको बल्कि माजी में याद होगा कि जब इन्होंने कुछ फौजी अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश एक्शन लिया तो उनको पहले रिटायरमेंट आर्डर विथड्रॉ किया और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन बहरहाल ये अलग चैप्टर है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये अच्छी बात है, लेकिन साथ आप बाजवा साहब को क्यों नहीं आप करते? जो आज जो ऑफिशियल्स सब कुछ कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ फिर 5 साल बाद एक्शन लेंगे। आज जो जजेस के लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे 26 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया है, आज जिन लोगों को अगवा किया जा रहा है, जिन लोगों को गायब किया जा रहा है, जजेस 6 जज खत न सिर्फ नहीं लिखते बल्कि तमाम हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी लिख के सुप्रीम कोर्ट में देती है कि हमारे इंसाफ के रास्ते में रुकावट जो है वो ISI है, और आप उनको नहीं रोकते, आप फॉर्म 47 बनाने वालों को नहीं रोकते। तो बात यह है कि फिर आप ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव ना करें। पहले तो आज जो कुछ गलत हो रहा है उसको भी रोकें और जिन्होंने माजी में गलत किया है उनके खिलाफ भी एक्शन लें, तो पूरी कौम आपको कहेगी कि ये आपने अच्छा किया। अगर आप सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम का आगाज करेंगे, बाजवा साहब को छोड़ देंगे, कुछ अफराद को छोड़ देंगे, जिन लोगों ने एडमिट किया हुआ है उनको भी आप नहीं पूछेंगे, तो फिर ये तासुर जाएगा कि फिर आप एक किसी ज़ात पे तो शायद कर रहे हैं, शायद उस बुनियाद पर नहीं कर रहे जिस बुनियाद पे आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ज़रा शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं मज़ीद आगे चलता हूँ। चूँकि जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, तो पिछले 2 दिन से बल्कि पिछले 24 घंटे से जब से जनरल फैज़ के हवाले से बात आई है तो बहुत सी र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई एक्शन हो गया या नहीं हुआ है, और मतलब सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ सिर्फ कंफर्म कर दूं, जो मेरी इतलात मुझे मिली है जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल बाजवा पाकिस्तान में है नहीं इस वक्त, वो वैसे ही पाकिस्तान से बाहर हैं।
तो उनके बारे में ये एक इमेज जो फैल रहा है या ये बताया जा रहा है, मैंने आज एक सोर्स से कंफर्म किया है, वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और अनकरीब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन वो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है। आप राना साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इमरान साहब के पास जाऊँगा। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब की ये पुरानी आदत है कि लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको फेंक देते हैं कि वो उनका रगड़ा निकले, जो मर्जी हो उसको पूछते नहीं है। पुरानी इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। दूसरा, इमरान खान ने खुद कहा था एक पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे पता था कि ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है, तो ये एक वजह थी कि उन्होंने जनरल बाजवा ये अपना जो DGISI हैं कि उनको वो रखना चाहते हैं, और ये एक मेजर वजह थी कि वो कंटिन्यू कराना चाहते थे DGISI के ऊपर। ये वो खुद कह चुके हैं, इसका इतराफ वो कर चुके हैं। स्टेटमेंट तो नहीं है इमरान जब खान उनकी की। जरूरत थी तो राना साहब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान की। और आज वो जब मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब में ने गिर क्या गए कहा था। तो अब वो कहते हैं ये इंटरनल मामला है। खैर, ये उनकी अपना मौकफ है, ये पुरानी आदत है खान साहब की। इमरान साहब ये वो कह रहे हैं कि सर ये बातें हो रही हैं किताबी। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है मंसूर साहब, मैं इसको डिनाई करता हूं। ऐसी कोई आपका सर आपका ऑन रिकॉर्ड आ गया सर, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ये पॉडकास्ट में खान साहब ने कहा था कि मुझे पता था ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है, तो ये एक वजह थी कि वो उनको कंटिन्यू कराना चाहते थे। ऑन द रिकॉर्ड आपको उनकी स्टेटमेंट दिखा चले हम इतनी देर में ढूंढ लेते हैं। ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हम ख्याल है कि मिल जाएगी, बड़ी सर्कुलेट वो ढूंढ लेते, मैं अपनी टीम से कहता हूँ वो ढूंढते हैं जी बैठ के। अभी पॉडकास्ट उन्होंने मेरे ख्याल में एक ही पॉडकास्ट किया है। खान साहब को सर्दियों तक फैज हमीद को मैं रखना चाहता था, ये खान साहब की स्टेटमेंट नहीं, लेकिन राना साहब वो तो सर्दियों वाली जो बात थी वजह ये नहीं थी, वो तो वजह उसमें जो रखने की वजह आप बता रहे हैं वो ये वजह नहीं थी, वो अफगानिस्तान का इशू था। अफगानिस्तान के इशू को आप अपनी नहीं, लेकिन उसके बाद खान साहब ने पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे पता था अफगानिस्तान के इशू की बात की थी, मैं यही कह रहा हूं। तो ये एक वजह वो कनेक्ट करे ना दोनों डॉट्स को, तो क्लियर हो जाती है। वैसे राना साहब आपसे तवक्को नहीं है कि आप, मैं आपसे अच्छा राना साहब आपसे तवक्को नहीं है। मुझे एक मिनट सर, ये शोएब साहब वैसे ये तो स्टेटेड फैक्ट है और ये तो सर ऑन द रिकॉर्ड शोएब साहब, वजह से उन्होंने कहा। शोएब साहब जरा सुन लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ऑन द रिकॉर्ड खान साहब कम से कम इस पे तो मौजूद है कि आपके बजट के हवाले से या बिल पास करने के हवाले से बंदे जब चाहिए होते थे तो आप लोग एस्टैब्लिशमेंट को ही कहते थे। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है ना कि आप लोग उनकी मदद लेते रहे, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है। ये तो जो देखिए सारी सर्विसेज वो उनसे लेते रहे, कंट्रोल में वो थे। मुझे साहब का जवाब ले रहे हैं। जो DGISI आए, राना साहब उनसे खान साहब ने इंटरव्यू में पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। DGISI ने कहा इकोनॉमी, उन्होंने कहा नहीं गलत कह रहे हो, ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है। राना साहब जरा जवाब ले लें। सर्विस वो लेते रहे। जो हीरोइन का केस था वो भी इसी बेसिस पे बना था राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर। आज जो है वो उनका जिक्र बनाने वाले आपके पुरानी आदत है खान साहब की। देखिए राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब होल्ड ऑन, राना साहब होल्ड ऑन, शोएब साहब का जवाब ले लें। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे राना सनाउल्लाह साहब। मैंने उनसे कई टॉक शोज में बैठ के ये मुतालबा किया था कि उस वक्त के ANF के सरबराह जो इस वक्त भी नौकरी में हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें, प्रपोज करें या एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखें ताकि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सके। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात हम कुछ और नहीं कर सकते। ओके, जो ऑफिशियल्स आज हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनको वार्न कर रहे हैं कि ऐसा न करें जो आप इलीगल काम कर रहे हैं। हाँ, जब हमारा इक़्तिदार आएगा, इन तमाम ऑफिशियल्स के खिलाफ जो कुछ आज कर रहे हैं, हम बाकायदा कमीशन बना के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ओके, आज आपसे भी तवक्को है कि आप जो लोग इसमें सर मुझे एक मिनट राना साहब, एक मिनट सर, राना साहब एक मिनट, राना साहब एक मिनट नहीं चेंज करते थे। राना साहब होल्ड ऑन, कौन चेंज करते थे? वो ड्यूटी किसकी थी नैपी चेंज करने की? नहीं, मैं राना साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपसे बात करता हूँ। इमरान साहब, ये जो भी ये चीज़ शोएब साहब ने डिस्कस की, उन्होंने कहा ये सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि आप एक बंदे के खिलाफ एक्शन लें, फिर बाकी जो कंप्लेंट्स हैं उसका भी कुछ करें। नहीं बात यह है कि जब मामला इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो चीज़ें सामने आएंगी। पता नहीं कौन कौन इसमें मुलव्वस था। जो रिटायर्ड बाकी केसेस की वो बात कर रहे हैं, जो लेटली जो केसेस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। मसलन कौन से? मसलन जजेस, 6 जजेस के हवाले से जो उनका खत है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बात सिर्फ जनरल फैज़ तक थी, फिर जनरल बाजवा तक भी हो सकता है कि वो 6 जजों के पीछे भी जनरल फैज़ हों। अच्छा,
ये तो इंक्वायरी होगी, ये तो assumption है ना। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी ये मतलब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया है कि सिर्फ इमरान खान साहब के केसों के ऊपर 6 जजों को पाकिस्तान का आइन भी याद आ गया। अदरवाइज वो पहले क्या करते रहे सारे जज, ये अतर मिल्ला साहब क्या करते रहे कि जब नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी थी कि वो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, इंटरव्यू नहीं चल सकता, तो फिर उस वक्त उनकी पिटिशन के ऊपर क्या हुआ था? उसमें उस पिटिशन में मैं भी आप भी थे, मैं भी शामिल था। जी अल्लाह ने तो ज़मानत दी थी, बात उन्होंने ये कहा था है कि आप कि 24 बातें घंटे के अंदर किताबी गारंटी करनी लें। हो तो बड़ी एक अच्छी। मिनट, शुएब साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं शुएब साहब? अतर मिनल्ला साहब ने ज़मानत दी थी, जब उनको कहा गया 2 दिन का टाइम दे दें, उन्होंने कहा गारंटी दें कि नवाज शरीफ जिंदा रहेगा। आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब के कहने पे किया होगा उन्होंने उसी दिन जमानत दी। अच्छा, आप इमरान वो भी साहब चूंकि जिसके कहने पे भी किसी क्या जगह बहरहाल पे ये डील तो हो आप जज चुकी साहब भी थी, बता सकते हैं, मगर मैं वरना तो आपको वो कह रहा हूँ मुल्क कि का इनको वज़ीर जो आज़म रिलीफ खिलाफ हो, इमरान साहब मुल्क का वज़ीर आज़म और पूरी उसकी जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और उसका पूरा सूबा वो रिपोर्टें दे रहा हो, और इवन के उनका अपना जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वो रिपोर्टें दे रहा हो कि नहीं जी हालात बड़े ख़राब हैं, और फिर जब वो चले जाएं तो फिर कहें कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो फिर धोखा जिसने किया था फिर उसको पकड़ें किसने किया था आपके साथ धोखा। तो ये चीज़ें इतनी सादा हैं नहीं जितनी सादगी के साथ शुएब साहब फरमा रहे हैं। चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और किताबी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, जिस तरह से होती है, अब भी वही कुछ हो रहा है। तो ये अगर कहेंगे कि ये 9 मई करके और सुकून के साथ पाकिस्तान में भी रहें और सारे काम करते रहें और इनके जनाब सब अच्छा माहौल हो जाए, सुकून माहौल थे मिठे चौल, वो नहीं हो सकता सर। 9 मई के हवाले से लेकिन आपको कहीं तो मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, कोई पहुंचाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये ये जो गिरफ्तारी है, ये इस गिरफ्तारी के बगैर 9 मई की तरफ आप नहीं पेशरफ्त कर सकते। अच्छा, ये आपके ख्याल में ये उस तरफ काम जा रहा है? ये उसी तरफ काम जा रहा, और वो 9 मई जो है वो जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने के लिए थी। अच्छा, और मैं यहाँ पे मैं चूंकि अंडर ओथ हूँ, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं बता सकता। 9 मई के बाद जिस जर्नलिस्ट को इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क वाले घर में बैठ के कहा था कि एक ये 2-4 हफ्तों की बात है, फ़ौज के अंदर से कू होगा और ब्लड शेड होगा, बड़ा खौफनाक, इसकी गर्दन उतरेगी। अच्छा, तो मतलब ये तो बड़े इनको, इसका मतलब ये है कि या तो खान साहब को वाकई इल्हाम होता है इस तरह की। खान साहब को कोई गारंटी होगी तो ये बात की? एग्जैक्टली, ये गारंटी कौन दे सकता था उनको? मेरे पास खबर नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं, आपसे किसी सहाफ़ी ने बात की, मुझे नहीं पता जी। ये मैं खबर की बात इस तरह से नहीं कर रहा। चीज़ें ये हैं कि जो चीज़ें आपको बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं, वो आप जो है वो किसी मैथ के ऊपर रख के उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा सकते होते। पॉलिटिक्स ये वाली चीज़ नहीं होती। ठीक, तो ये बड़ा, यानी चूंकि शुएब साहब का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आइन और कानून का है, तो ये आइन और कानून का मामला उस तरह से है नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहानी 2017 से शुरू हो रही है, और अगर 2017 से कहानी शुरू हो रही है और एक वाकया रिपोर्ट होता है, तो मैं वैसे ही आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी जज, कोई जनरल उसके या कोई भी फौजी अफसर, उसकी एक फ़ाइल होती है, और अगर उसके हवाले से कोई कंप्लेंट आए तो वो कंप्लेन उस फाइल के अंदर लगती ज़रूर है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड में आ जाती है ये चीज़। तो बाद में कल को जब जनरल फैज़ को DGISI लगाया गया था, तो क्या उस फाइल के अंदर ये कंप्लेंट मौजूद नहीं थी, या उनका खाता बिल्कुल क्लियर था और इमरान खान साहब ने जो है उसे क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, जनरल फैज़ को ही जो है वो DGISI बना दिया जाए। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इनको DGISI उस वक्त बनाया गया था जब मौजूदा आर्मी चीफ को DGISI के ओहदे से हटाया गया था, और हटाने के बाद फिर उसके बाद इन्हें लगा दिया गया था। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें एक नुक्ते के ऊपर एक बहस का आगाज़ हुआ। वो ये था कि इमरान खान साहब उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ को इसलिए नहीं हटाना चाहते थे कि उन्हें इस बात का शक हो गया था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, और जिसकी वजह से वो जनरल फैज़ को अपने ओहदे से हटाना नहीं चाह रहे थे। शुएब शाहीन साहब का भी ये कहना था कि मामला ये नहीं था, बल्कि मामला अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर था, अमेरिका का इनखला हो रहा था वहाँ से, और जिसकी वजह से वो ये चाहते थे कि जनरल फैज़ इस मामले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वो उन्हें नहीं हटाना चाहते थे। शुएब साहब, मेरी टीम ने एक डिटेल निकाली है, मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये बेसिकली 6 मई 2022 की BBC की खबर है, ये हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाने लगा हूँ। इसमें लिखा हुआ है खबर में, इमरान खान का मजीद कहना था कि असरात फिर भी हुए, जब अफगानिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे कितने फौजी शहीद हुए। मैं चाहता था कि जो सर्दियों में हमारा सबसे मुश्किल वक्त है, इस दौरान
इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद को होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गुज़िश्ता जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि नून लीग वालों ने उनकी हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बनाया हुआ है। ये जो उन्होंने अभी किया है ये तो बहुत पहले से मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। इमरान खान का कहना था इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना गुजर जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। तो ये बेसिकली नून लीग जो प्लान कर रही थी, उन्होंने कहा मुझे पहले ही पता लग गया था कि जुलाई से कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मेरा जो इंटेलिजेंस चीफ है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो शुएब साहब ये तो कहानी उसी तरफ जा रही है जिसका राना साहब जिक्र कर रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें अच्छा। को मिक्स कर दिया गया है। एक उनकी इन्फॉर्मेशन, एक ये है कि इनको इसलिए होना ज़रूरी था कि ताकि अफ़गानिस्तान के हवाले से वो उनको इन्फॉर्मेशन, वो एक एक्सपर्ट थे और इतने अरसे से उस पर काम कर रहे थे। और दूसरा ये कहना कि वो आँख और कान होते हैं, और आँख और कान होते हैं हुकूमत की, इसमें कोई शक नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन, उनका काम ही यही है सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कि वो उनको इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन उसको दो चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला दिया गया है। खान साहब की स्टेटमेंट ऑफिशियली जो मौजूद है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है, वो आप स्टेटमेंट उठा लें। ये खबर की बात तो, खबर तो चार चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको खबर में ज्वाइंट करके जब आप डालते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। शुएब साहब, लेकिन आप उनकी स्टेटमेंट आप ये बताइए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने। शुएब साहब, क्या आप इस बात को भी डिनाई करेंगे कि 2018 से लेके जब तक खान साहब की हुकूमत रही, खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को या ISI के इदारे को कभी पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया क्या? देखिए, मैं तो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता। मगर एक बात मैं कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, एक बात वाज़े कर दूँ, एक मिनट वाज़े कर दूँ। देखें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उस वक्त के बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, ये दोनों मिल के सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, इमरान खान को चलने नहीं दे रहे थे, इमरान खान के रास्ते में रुकावटें थे। जनरल फैज़ भी उनका इनके साथ गठजोड़ था, नवाज शरीफ के साथ, बिल्कुल दोनों के साथ। और इन्होंने मिल के बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन कराई, इसलिए उन्होंने इनका एहतसाब नहीं होने दिया, और उसके साथ साथ इनका ट्रायल जो है वो रास्ते में रोका। जो पापड़ वाले और पता नहीं कहाँ से जरदारी साहब को भी उन्होंने सपोर्ट किया, और सारे मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ जो बाकायदा एक ट्रायल चलना था, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इमरान साहब सवाल करना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर जनरल फैज़ साहब तो उनके इदारे ना, उनके सुबार्डिनेट थे, उन्होंने तो एग्जीक्यूट करना था। अच्छा शुएब साहब, दो बातें हैं। एक बात ये कि ये इमरान खान साहब को कब पता चला कि बाजवा साहब जो हैं वो उनको चलने नहीं दे रहे, ये एक्सटेंशन देने के बाद या एक्सटेंशन देने से पहले? और जब पता चल गया, अगर एक्सटेंशन देने के बाद पता चला कि ये बेसिकली नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, तो इमरान खान साहब तो कहा करते थे कि मैं फायर कर दूंगा आर्मी चीफ को, DGI को। उसकी इतनी जुर्रत कि वो वज़ीर आज़म को आके कहे अगर मैं वज़ीर आज़म होता नवाज शरीफ की जगह के ऊपर, तो मुझे कोई आके मुझसे इस्तीफ़ा मांगता तो मैं तो फायर कर देता। ये कंट्राडिक्शन नहीं है आपके ख्याल में, या उनको नहीं करना चाहिए? क्या हुआ क्या था? देखें, इसमें नहीं कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। देखें, बहुत सारी चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं थी जो कि सब्सिक्वेंट चीज़ें आई। अगर उनके नॉलेज में होती तो शायद वो इस तरह ब्लाइंड ट्रस्ट उनके ऊपर ना करते। यही तो असल झगड़ा था और यही असल डिस्प्यूट था कि उन्होंने उनसे छुपाई हुई चीज़ें थी। आज मुझे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के बाद किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के बाद कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने जब खुद एडमिट कर लिया है कि 7 महीने के अंदर 7 महीने में कहा कि नहीं जी आ जाओ हमसे हुकूमतें ले लो, और उसके बाद इनका गठजोड़ उस दिन से जारी रहा। और ये सारी चीजें अब तो एस्टैब्लिश है, इनकी तरफ से एडमिटेड है, हमारी तरफ से तो एडमिटेड नहीं है। राणा साहब, ये तो फैक्ट है, तो इल्जाम लगा सकते हैं आप, लेकिन इनका तो एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। राणा साहब, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब आपकी अपनी पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, मतलब वो तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये ऑफरें हमें हुई थी। देखिए, जो उन्होंने बात की कि ये एक तो एक्सटेंशन के हवाले से ये था कि उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत चलती थी, जिस तरीके से बिल पास होते थे, ये खुद कोalition पार्टनर से ये उनको मुंह नहीं लगाते थे, उनको मैनेज किया जाता था। सारा कुछ जो है ये जनरल साहब DGI मैनेज करते थे इनके लिए। और मसला सिर्फ ये शोहेब शाहीन साहब का कि इन्होंने जब PTI ज्वाइन की तो तब वो इनकलाबी और जमहूरी बन चुकी थी, लेकिन जिस पोर्शन में वो कंधों पे चढ़ के इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के आए, उस टाइम पे ये PTI का हिस्सा नहीं थे, तो शायद इनको वो जो है बारीकियां
नहीं याद कि किस तरीके से चीजें जो है वो मैनेज हुई थी। देखें बात ये बिल्कुल उस वक्त की, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा इल्जाम भी यही है और हम ये कहते रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो सियासत में इन्वॉल्व थी। और ये तो बाजवा साहब ने खुद एडमिट किया, जो है वो जब वो रिटायर्ड अफसरों से खिताब किया करते थे तो वो बताते थे हमने तो सोचा था ये बड़ा लायक होगा लेकिन ये नालायक निकला और फलाना ढमकाना, और हमें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी और अब हम सोच रहे हैं कि हम सियासत में मुदाखलत ना करें। तो ये वाला फेज आया था इस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन बाद में आया था जब वो गलती कर बैठे। तो उस दौरान अगर उनकी मुलाकात हुई तो बिल्कुल वो उनकी सियासत के अंदर मुदाखलत थी इस्टेब्लिशमेंट की, जिसकी बेसिस के ऊपर वो मुलाकातें हुई, जिसको अब हम समझते हैं आज की फौज जो है वो कह रही है कि हम नहीं मिलेंगे ऑपोजिशन से क्योंकि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। इमरान साहब, तो ये सर बात ये है कि जो राना साहब ने बात जो की है ना, ये जो बाकी जो बात जो सर ये इमरान साहब की बात सुनिए, एक जो उन्होंने जरा मीठा सा तना दिया है ना शुएब साहब को कि ये जब आए हैं तो इनकलाबी हो चुकी है पीटीआई, तो ये सारी पार्टियों का यही हाल है, ये इनकी एस्टेब्लिशमेंट अपनी अपनी होती है। कभी नून लीग भी इनकलाबी थी, आजकल नून लीग जो है वो आपके सामने बटन बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी जमात को ये ताना देने के काबिल नहीं। मैं एक बात कहूँ आपसे सर, ये जनरल फैज़, मैं ये जो बार बार राना साहब को मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, दोस्त है ना, भाई हैं हमारे छोटे, मैं कह रहा हूँ कि उधर जनरल फैज़ ने अगर बोलना शुरू किया ना तो इनके तो ज़हन में है ना कि शायद पीटीआई के ऊपर जो है वो बिजलियाँ बरसेंगी, सारा कुछ होगा, वो इधर के अगर खाते खुलना शुरू हो गए तो फिर नहीं बड़ा इधर के बारे में बताना शुरू कर दिया तो फिर वो चीजें फिर कंट्रोल में नहीं रहती होती। ये इधर हमने क्या किया, जनरल फैज ने कौन सी फैज पीएमएलएन को दी में रखिएगा। सर आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, राणा साहब आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझसे मीटिंग की है। अच्छा चले मैं आपको उस चीज को कह रहा हूं कि उस वक्त तो ये एस्टैब्लिश हो गई ये चीज कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही थी सियासत में, तो और आप मिल रहे थे फिर भी जाके, आप लोग फिर भी मिल रहे थे, आपने ना नहीं की थी। देखें आपने ना नहीं की थी, तुसी चले गए सी मिलन तो आप नहीं सियासी आदमी तो उंजी ना नहीं करता किसी नु उधर बुए तो खुले होंगे वो सर बात ये है शुएब साहब ने जो बात कही, बात ये तो फौज का आईनी रोल नहीं है कि वो किसी कहता है ना नहीं करते, जाहिर है कौन ना करता है सर, इमरान खान साहब ना कर रहे हैं, कोई भी ना करेगा इनमें से। नहीं इमरान खान साहब तो उनको सर राना साहब खान साहब तो जो फौज कह रही है हमने आईनी रोल अपना अदा करना है, उनको कह रहे हैं कि आके हमारे से बात करो। नहीं वो यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है ना, ये डिफरेंस है ना, तो फिर उधर ही है ना। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, जो आपने बात की है कि सियासतदान कब इनकार करते हैं, तो बात यह जो शुएब साहब ने बात कही थी कि जब इमरान खान साहब को पता चला। अच्छा इसका भी पॉइंट है, इसका भी जवाब है। देखें हमने बहुत कुछ सीखने के बाद मिसाल के जमहूरियत के अंदर हमने ना करना शुरू की, वो परफेक्ट नहीं होगा सर, नहीं, उस डायनामिक को तबाह किया खान साहब ने। सर आप लोगों ने तो राणा साहब से पूछें, आज आप ना करने की पोजीशन में हैं, राणा साहब आज आप ना करते हैं, आज ना करने की पोजीशन में हैं। साहब आप ये बात ना करें, वो आज ना क्यों करेंगे, वो हमारा अदारा है, वो आज हमारे वो आज अंडर काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इदारा है, लेकिन वो आपका बॉस नहीं है भाई। आज हम मिलके काम कर रहे हैं ना जी, आज वो डिफेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। अच्छा मैं एक ब्रेक पे रहे सर, मुझे ना एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ना नहीं कर सकता, मैं भी ना नहीं यहाँ पे कर सकता, क्योंकि जब प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कहते हैं ना तो मेरे को भी ना नहीं होती। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ और ना के ऊपर बहस हो रही थी। राना साहब ये कह रहे थे कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, हम अब मिल के काम कर रहे हैं, तो हमने ना क्यों करनी है। राना साहब वो जब आप ना नहीं करते ना तो फिर अल्टीमेटली आपका वोटर जाके ना कर देता है, तो कहता भाईजान आप नहीं, आपसे ना नहीं होती तो फिर साढ़े लो ना आ जाए। नहीं देखिए मंसूर साहब, हम अभी इलेक्शन लड़के आए हैं, अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, अब हमने डिलीवर करना है। ये टाइम डिलीवर करने का है, ये अभी हमने हमारे पास टाइम है कि हम चीज़ों को दुरुस्त करें और फिर वोटर डिसाइड करेगा कि उसने किस तरफ जाना है। इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जब जाएगा माशी तौर पे तो अवाम डेफिनेटली पीएमएलएन को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी। अभी हमें पॉपुलिस्ट नहीं होना,
हमें मईशत को ठीक करना है, हमें जो जेन्युइन काम, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो मुश्किल काम है, वो हमने करने हैं, और वो हम जब करेंगे तो बिल्कुल बेहतरी आएगी, तो अवाम वोट भी देगी। आपकी बातों में एक हल्की सी जो है ना इस बात की एक्सेप्टेंस भी है कि इस वक्त अवाम आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ये भी है, ये भी वैसे आपकी गुफ्तगू से मुझे यही फील हुआ है। नहीं देखें, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है, देखें बड़ी बेसिक सी वजह है उसकी, कोई ये टेक्निकल बात नहीं है। अगर हमने गर्जशी कर्जे को रोका है या कम किया है, हाँ। और उसकी वजह से बिजली महंगी हुई है, और उसकी वजह से हमें IMF का प्रोग्राम मिला है, और मुल्क की मईशत स्टेबलाइज हुई है, तो बिजली के बिल महंगे हुए हैं, जो अवाम जिसको नहीं पसंद करती। लेकिन हमने वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बेहतर है, मीडियम टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म में पेनफुल है। तो बिल्कुल इस चीज का हमें इदराक है कि अवाम मुश्किल में है, लेकिन रास्ता पहाड़ यही चढ़ना पड़ेगा हमें। इंशाल्लाह जब उतरान आएगी तो सबके लिए आसानी होगी। शोएब साहब, ये खान साहब के हवाले से आज एक ये भी कोटेशन आया है कि अगर इनकी ये जो हिरासत में लिया गया है जनरल फैज हमीद को, अगर इसको 9 मई के साथ मिलाने की कोशिश की गई तो फिर तो जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है वो और भी ज़्यादा जोर पकड़ जाएगा। लेकिन सर उससे पहले अगर उन्होंने वाकई कुछ बोल दिया ऐसा और 9 मई के अंदर, तो फिर खान साहब का भी फिर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो सकता है। सर ये इस हवाले से भी बहुत सी खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में। नहीं, ये तो ऐसी प्रिजम्पशन है, और दूसरा इसकी नाकाबिल तरदीद शवाहिद 15 महीनों में इकट्ठा करने के बाद एक हफ्ता पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया एडवोकेट जनरल पंजाब को, उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई ऑडियो जो आज तक इमरान खान के पास खिलाफ अवेलेबल है वो ले आएँ। वो ले आए और वो आप जजमेंट पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें सामने समझ आ जाएगी। अब किसी की स्टेटमेंट को बुनियाद बनाना ना बनाना ये सिर्फ खाली बातें हैं, लेकिन जुडिशल हमारी नेक नीयति देखें, हमने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 15 महीने से गए हुए हैं, और मुस्तकिल बुनियादों पर हमने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये केस लगाएं, और आज तक पहली पेशी नहीं लगी। ठीक। दूसरी बात, आप लगाएं, डिसमिस करें, रिजेक्ट करें। अच्छा, फिर हमने पेशावर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा है कि चूंकि ये फेडरल मामला है तो इसलिए उन्होंने उसको इनकार कर दिया। तीसरी बात यह है कि पहले दिन से हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि भाई CCTV फुटेजेस ले आओ। आज तक आखिर वो किसने चुराई हुई है, किसकी कस्टडी में है, किसके कंट्रोल में है, कौन वो एविडेंस छुपाना चाहता है, ये सारे वाकयात अगर कड़ियां मिलाएं आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, राना एहसान अफजल साहब, इमरान शफकत साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।